जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार लक्ष्य स्पार्क चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आज बिहार दरोगा मेंस के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको हिस्ट्री के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसका पहला भाग ये है। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन की वजह से दरोगा मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। आप लोग के लिए अच्छा मौका है। इस दौरान आप लोग घर पर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। दोस्तों, आपको बता दें, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंतर्गत या इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं वैसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो या तो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गोपाल गणेश अगरकर के सहयोग से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, फिरोज शाह मेहता, श्याम शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल गणेश अगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1884 में पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तिलक ने अपने मित्र अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर के सहयोग से द मराठा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, द मराठा और केसरी, ये दोनों के दोनों साप्ताहिक पत्रिका थे, जिसका संपादन भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स ने, श्याम शास्त्री ने, राम गोपाल भंडारकर ने और जेम्स मिल ने। दोस्तों, इसका सही आंसर है श्याम शास्त्री ने। सर्वप्रथम 1905 में दक्षिण भारत के तंजौर जिला निवासी एक ब्राह्मण ने मैसूर गवर्नमेंट प्राच्य पुस्तकालय में कौटिल्य अर्थशास्त्र की एक हस्तलिखित प्रति भेंट की थी। उस समय पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्याम शास्त्री थे, जिन्होंने उस प्रति का सूक्ष्म अध्ययन करके इसका प्रथम संस्करण 1909 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी सन भी पूछा जा सकता है। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इन तीनों चीज़ों को नोट कर सकते हैं। राजगृह में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध महासभा में ही सूत्र पिटक और विनय पिटक का संग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रासाद के से संबद्ध है? कौशाम्बी, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कुम्हरार।
दोस्तों इसका सही आंसर है कुम्हरार। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त के प्रासाद का अवशेष कुम्हरार पटना से मिला है। इसकी खुदाई 1914-15, इसकी खुदाई 2 बार हुई है। पहली खुदाई है 1914-15 में और दूसरी हुई है 1951 में। 51 में हुई थी। खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि यह सभा भवन 80 खंभों वाला था, 80 खंभों वाला हॉल था। इस सभा भवन को लकड़ी के द्वारा बनाया गया था। इसका फर्श और छत दोनों लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है वसुमित्र, सावकमीर, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस्य। दोस्तों इसका सही आंसर है सावकमीर। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व, आप इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 383 ईसा पूर्व वैशाली में, 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सावकमीर ने की थी। दोस्तों आपको कहीं कहीं सुबुकामी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सावकमीर का नाम कहीं कहीं सुबुकामी लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सुबुकामु ने की थी। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति, मोगलीपुत्र तिस्य ने तृतीय बौद्ध संगीति तथा वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन है 13वां, 8वां, दूसरा और 5वां। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 13वां। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, दाग और हुलिया की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और इल्तुतमिश द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, दाग का मतलब है कि घोड़े को दागने की प्रथा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक अच्छे घोड़े के स्थान पर घटिया घोड़ा लाते थे, जो युद्ध के समय में सही ढंग से काम नहीं कर पाते थे। इसलिए घोड़ों की जांच करके उसको दाग दे दिया जाता था, ताकि युद्ध के दौरान उसको बदला ना जाए। दूसरा है हुलिया। इसमें क्या है, सेना की भर्ती उनकी योग्यताओं के आधार पर होती थी तथा सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था, ताकि किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति ना हो सके। दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सैनिकों की हुलिया दीवाने आरिज द्वारा रखा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दीवान ए आरिज, दीवाने आरिज सैनिकों की हुलिया का लेखा जोखा रखता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। दोस्तों इसका सही आंसर है जहांगीर। 1609 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम, नाम याद रखना जरूरी है, जेम्स प्रथम
के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए आया था। शाही आज्ञा किसके लिए? फैक्ट्री खोलने के लिए। विलियम हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, इसलिए उसको यहाँ पे भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है बलबन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर इल्तुतमिश द्वारा। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इक्तादार प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे उसने तुर्काने चहलगामी नाम दिया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए इसका नाम भी याद रखना जरूरी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तुर्कान ए चहलगामी, या इसको 40 दल भी कहा जाता था, या इसको 40 दल भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में, आप ये डेट नोट कर लीजिए, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। महादेव गोविंद रानाडे, जिसको कहीं कहीं एमजी रानाडे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो इनके क्या थे? शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही के का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? कहने का मतलब वो किस वंश के शासनकाल में था? ऑप्शन है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। तारीख़ मुबारक शाही किताब को याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये इसका पूरा नाम है, आप इसका पूरा नाम नोट कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूरा नाम देने से आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, जिसे सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। सैयद वंश का इतिहास जानने का यह एकमात्र स्रोत है। कौन सा? तारीख़ मुबारक शाही बुक। आगे चलते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाव, चिनाव तथा रावी, रावी तथा ब्यास। दोस्तों इसका सही आंसर है सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। प्राचीन भारत में कंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विंसिटार्ट और कर्टियर। दोस्तों इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के
उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ऑप्शन है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। दोस्तों इसका सही आंसर है सन्यासी विद्रोह। दोस्तों आपको बता दें, सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम इसी उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, राजकिशोर शुक्ल, स्वामी अग्निवेश। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार बिहार के लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। इसका सही आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में, आप डेट याद रखेंगे, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र और बंकिम चंद्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दोस्तों आपको बता दें, दीनबंधु मित्र बांग्ला नाटककार थे जिन्होंने 1860 में एक नाट्यकृति लिखी और उसका नाट्य मंचन भी किया गया जिसका नाम नील दर्पण था। इस नाट्यकृति के माध्यम से बंगाल के नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को चित्रित किया गया था कि उस समय उनकी कंडीशन क्या थी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, वर्तमान में यह जेल किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों आपको बता दें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में, यानी यह जेल अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और अहमदनगर में ही, जिसको अहमदनगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में अहमदनगर फोर्ट को जेल में तब्दील कर दिया गया था। इसी जेल के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? ऑप्शन है 1919, 1932, 1937 और 1935। दोस्तों इसका सही आंसर है 1932। दोस्तों आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालचारी के प्रयत्न से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय समकालीन थे। ऑप्शन है अकबर के, फिरोज शाह तुगलक के, बाबर के और बलबन के। दोस्तों कहने का मतलब, जिस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय थे उस समय और कौन से राजा जो उनके समय में थे, तो उसको इसका सही आंसर है बाबर के समकालीन थे। दोस्तों आपको बता दें, राजा कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से
1529 हुआ करता था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 था। तो कहने का मतलब ये दोनों एक ही समय में शासन कर रहे थे। जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से 1605 के बीच था, तो ये समकालीन नहीं हो सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक का ये 1351 से 1388 के बीच था, तो ये भी समकालीन नहीं हो सकते। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 के बीच था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1919 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कश्मीर के इतिहास के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजाराम मोहन राय। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएशन ना रहे। दोस्तों राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों के अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध और एक ब्रह्म की पूजा करना और उपदेश देना इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था? आरसी दत्त, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय, एनी बेसेंट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। दोस्तों आपको बता दें, इन दोनों पत्रिकाओं का प्रारंभ एनी बेसेंट ने अपने विचारों को फैलाने के लिए किया था तथा एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख भी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1785, मद्रास की संधि 1769। दोस्तों इसमें सुमेलित कौन से नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन सी, सालबाई की संधि। दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। दूसरा, मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी। तीसरा दोस्तों, सालबाई की संधि ये 1785 में ना हो करके कब हुई थी? 1782 में हुई थी। किसके बीच? ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के बाद सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुई थी। किसके बीच? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होने के बाद हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये संधि की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों संधि, इसको आपको याद रख लेना है कि किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र। दोस्तों इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों आपको बता दें अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में, आप डेट नोट कर लीजिए, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर, इसका भी नाम नोट कर लीजिए, गणेश सावरकर, इन दोनों ने मिलकर किया था, द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक और बात बता दूं दोस्तों, हमारा एक और सीरीज चल रहा है जो कि हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी सीरीज चल रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप हमारे वीडियो के लिंक से ले सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।